Hello students, welcome to K2 Institute. So today we will be starting the new topic which is tensions and conflicts. अभी हम लोग बात कर रहे हैं शॉक थेरेपी के बारे में। शॉक थेरेपी के चलते यूरोपियन स्टेट्स और रशिया जो अलग हुए थे यूएसएसआर से, अब देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही थी जो एक मेजर रीज़न था टेंशन का, या क्या क्या वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही थी। ओके, मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स आर प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेनी हैव हैड सिविल वॉर्स एंड इंसर्जेंसीज। अब देखो, जहाँ पर इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं होता या फिर जहाँ पे आपकी डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश नहीं हो पाती है, तो उन स्टेट्स में मेजरली क्या देखने को मिलता है? कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। और ये जितनी भी आपकी स्टेट्स बनी थी आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, वो ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रही थी। मतलब ना तो वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा था, ना वहाँ पे प्रॉपरली डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो पाई, तो डेफिनेटली इन स्टेट्स के अंदर क्या देखना लाजमी था? कॉन्फ्लिक्ट्स देखना तो लाजमी था ही। ओके, कॉम्प्लिकेटिंग द पिक्चर इज द ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आउटसाइड पावर्स। अब और हमें क्या देखने को मिला कि इन पर्टिकुलर रीजन्स में जो यूएसएसआर के टूटने के बाद बने थे, यहाँ पे दूसरी कंट्रीज का जो इन्फ्लुएंस था, दूसरी कंट्रीज जो थी वो काफी ज्यादा इंटरफेयर करने लग गई थी। और यहाँ आउटसाइड पावर या दूसरी कंट्री से मेरा मतलब है वेस्टर्न वर्ल्ड से, यूएसए से। ओके, इन रशिया टू रिपब्लिक्स चेकनिया एंड डेजेस्टन हैव हैड वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स। तो बेसिकली रशिया के अंदर दो ऐसी रिपब्लिकन स्टेट्स थी जो चाहती थी खुद को रशिया से अलग करना। दैट मीन्स ये जो दो आपकी रिपब्लिक स्टेट्स हैं या जो एरिया हैं, ये चाहती थी कि हम रशिया से अलग होकर अपनी एक इंडिविजुअल कंट्री बनाएं। ठीक है, मॉस्कोज मेथड ऑफ डीलिंग विद Chechen rebels and indiscriminate military bombings have led to फेलियर ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन एंड इंडिपेंडेंस एस्पिरेशंस। तो बेसिकली हुआ ये कि जो मॉस्को है, मॉस्को इज कैपिटल ऑफ रशिया, तो जो वहाँ उस सरकार का जो तरीका था इन दोनों रेबेलियन ग्रुप से टैकल आउट करने का, वो थोड़ा सा अगेंस्ट था ह्यूमन राइट्स के। दैट मीन्स इन लोगों ने क्या करा, चेकनिया और डेजेस्टन के जो रिवोल्ट्स थे उनको सप्रेस करने के लिए मिलिट्री बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से और ज़्यादा लोगों के बीच में एक फीलिंग आई कि हम लोगों को रशिया से अलग हो जाना चाहिए। तो दैट मीन्स ये जो मेथड था दैट विच वॉज अडॉप्टेड बाय द मॉस्को इन ऑर्डर टू डील विद द protest or the revolts that were led by Chechnya and Dagestan was very inhumane and it failed to deter the aspirations for the independence। और फाइनली जो ये दो आपकी स्टेट्स थी, इन लोगों को इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाई। तो हम देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंस मिली नहीं, बट डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, वॉर्स हुए, बॉम्बिंग्स हुई, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो पीस था वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाया था इन स्टेट्स के अंदर। सिमिलरली अगर हम देखें तो सेंट्रल एशिया की जो एक कंट्री थी तजाकिस्तान, वहाँ पर भी एक सिविल वॉर हुआ जो पूरे 10 साल तक चला टिल 2001। ये जो पूरा का पूरा रीजन है, इसके अंदर सेक्टर्स में मतलब अलग अलग जो ग्रुप्स थे, लोगों के अलग अलग सेक्टर्स थे, उनमें आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। In Azerbaijan province of Nagorno-Karabakh, some local Armenians want to secede and join Armenia। देखो, ऐसा हुआ था कि अजरबैजान के अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे जो अर्मेनियंस थे, जो अर्मेनिया को बिलोंग करते थे एथनिकली और कल्चरली, वो लोग अर्मेनिया को बिलोंग करते थे। बट कौन से एरिया में रहते थे वो? अजरबैजान के नगोर्नो काराबाख एरिया में वो लोग रहते थे। तो डेफिनेटली वो चाहते थे कि हम लोग अजरबैजान से अलग होकर अर्मेनिया को ज्वाइन कर लें। ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं। इन जॉर्जिया द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस हैज कम फ्रॉम 2 प्रोविंसेस। सिमिलरली जॉर्जिया एक कंट्री है जिसके अंदर इंडिपेंडेंस की डिमांड 2 प्रोविंसेस से निकल कर आई, जिसकी वजह से सिविल वॉर हुआ। देयर आर मूवमेंट्स अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजीम्स इन यूक्रेन, किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया। इवन जो यूक्रेन और किर्गिस्तान और जॉर्जिया है, वहाँ की करंट जो सरकार थी उसके खिलाफ भी बहुत सारे रिवोल्ट्स देखने को मिले। कंट्रीज एंड प्रोविंसेस आर फाइटिंग ओवर रिवर वाटर्स। और कंट्रीज आपस में ही रिवर वाटर को लेकर भी लड़ाइयाँ काफ़ी हमें देखने को मिली। All this had led to the instability, making life difficult for the ordinary citizens। और इस सब के चलते जो आम जनता थी उनके लिए रहना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल सी सिचुएशन थी, कोई पीस नहीं था, ना तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, कुछ भी नहीं था। तो हम देख सकते हैं कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जितनी भी स्टेट थी उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। ठीक है, जिससे हम लोगों ने बात करी कि इकोनॉमिक स्टेटस बहुत बेकार हो गया था। दूसरा हम लोगों ने बात करी वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश नहीं हो पाया था, बहुत टाइम तक जो स्टेट्स की कंडीशन थी वो अनस्टेबल रही थी। फाइन। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आर एरियाज विद वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज। हमें पता है कि जितनी भी आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब क्या है, इनके पास हाइड्रोकार्बन का काफ़ी अच्छा रिसोर्स है, जिसकी वजह से उन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ।
Central Asia has also become a zone of competition between outside powers and oil companies. अब देखो सेंट्रल एशिया के अंदर एक बहुत बड़ा कंपटीशन चलता है किसके बीच में, जो आउटसाइड पावर्स हैं और जो ऑयल कंपनीज हैं उनके बीच में. द रीजन इज नेक्स्ट टू रशिया, चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान and close to the West Asia. After 11 September 2001, the US wanted military bases in the region and paid the governments of all the Central Asian states to hire bases and to allow airplanes to fly over their territory during the wars in Afghanistan and Iraq. Basically जो सेंट्रल एशिया है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है सेंट्रल एशिया मतलब जो बिल्कुल आपका एशिया के बीच में आता है. ठीक है, अब क्योंकि अगर सेंट्रल एशिया बीच में है तो बहुत इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल पोजीशन वो होल्ड करता है. अगर आप सेंट्रल एशिया के अंदर अपनी मिलिट्री बेस बनाते हो तो दैट मीन्स आप एशिया को भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, आप रशिया और आप चाइना को भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, सिमिलरली आप यूरोपियन स्टेट्स को भी कंट्रोल कर सकते हो और अफ्रीका को भी. ठीक है, तो दैट्स वाई जो यूएसए था जो अपनी एक पावर एक डोमिनेंसी को इस्टेब्लिश करना चाहता था, उसने क्या करा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की जो गवर्नमेंट थी उनको रेंट देना स्टार्ट करा कि भाई हम आपकी स्टेट के अंदर आपकी कंट्री के अंदर हम अपनी मिलिट्री को रखना चाहते हैं, मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं और उसके बदले हम आपको रेंट देंगे. और ये कब हुआ, जब बेसिकली अफगानिस्तान और इराक के अंदर वॉर चल रहे थे. ठीक है, और इवन अमेरिका ने परमिशन मांगी सेंट्रल एशियन कंट्रीज से कि हम आपको रेंट देंगे, आप अपनी कंट्री की जो टेरिटरी है, जो एयर वाली आपकी टेरिटरी है, वहां से हम अपने एरोप्लेन्स फ्लाई करने की परमिशन दे दीजिए. However, Russia perceived these states as the near abroad and believes that they should be under Russian influence. लेकिन रशिया का कहना था कि भाई जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो मेरे ज़्यादा पास है, मतलब रशिया ऊपर है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपकी यहाँ पर है और इनमें इन्फ्लुएंस किसका है, यूएसए का इन्फ्लुएंस है, मतलब यूएसए की मिलिट्री बेस, यूएसए को सब पावर है. तो रशिया इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था कि भाई ये कंट्रीज मेरे पास में, मेरे पड़ोसी हैं, सो वाई द यूएसए इज टेकिंग सो इंटरेस्ट इन दीज कंट्रीज, इन दीज नेबर्स ऑफ माइंड. ठीक है, चाइना हैज इंटरेस्ट हियर बिकॉज ऑफ द ऑयल रिसोर्सेज, और चाइना का भी इन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. क्यों, क्योंकि इन कंट्रीज के पास अल्टीमेटली ऑयल रिसोर्सेज थे. अब अगर यहाँ पे यूएसए का इन्फ्लुएंस रहेगा तो कहीं ना कहीं ऑयल इंपोर्ट में चाइना को प्रॉब्लम आ सकती थी. एंड द चाइनीज हैव बिगेन टू सेटल अराउंड द बॉर्डर्स एंड कंडक्ट ट्रेड. तो चाइनीज ने फाइनली फिर बॉर्डर पे सेटल करना स्टार्ट करा और यहाँ से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करी. In the Eastern Europe, Czechoslovakia split peacefully into two with Czechs and the Slovaks. अगर हम ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो वहाँ पर एक कंट्री थी चेकोस्लोवाकिया जो दो पार्ट में डिवाइड हो गई बहुत पीसफुली, फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज. अब देखो अभी तक हमने देखा कि बहुत जगह कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, सिविल वॉर चल रहे थे, बट अल्टीमेटली हुआ कुछ नहीं. जो भी कंट्रीज सीरीज होना चाहती थी, मतलब खुद को अलग करना चाहती थी, वो सक्सेसफुल नहीं रही. क्यों, क्योंकि या तो जैसे हमने देखा मॉस्को के अंदर, मॉस्को की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या करा, मिलिट्री का यूज़ करके ये सारे जो प्रोटेस्ट थे, जो रिवोल्ट थे, इनको सप्रेस कर दिया. बट ऑन द अदर हैंड हम लोगों के पास कुछ एग्जांपल हैं जहाँ पर बहुत पीसफुली कंट्रीज जो थी वो डिवाइड हो गई थी. जैसे कि चेकोस्लोवाकिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ, चेक्स एंड इसका पूरा नाम चेक रिपब्लिक है एंड इसका नाम है स्लोवाकिया. ओके, बट द मोस्ट सीवियर कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन द बाल्कान रिपब्लिक्स ऑफ द यूगोस्लाविया. लेकिन सबसे बड़ा जो सबसे सीवियर जो कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है दैट वाज इन दी बाल्कान रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लाविया. तो यूगोस्लाविया भी आपकी एक कंट्री है जो बाल्कान स्टेट कहलाती है, मतलब बाल्कान स्टेट जो है उसके बिल्कुल एडजेसेंट ये आपकी कंट्री है. After 1991, it broke apart with several provinces like Croatia, Slovenia and Bosnia and Herzegovina. तो अगर आप मैप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक जो पहले पूरी की पूरी बड़ी सी कंट्री थी यूगोस्लाविया, इसके बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंटेशन हो गए, बहुत छोटी छोटी कंट्रीज इसके अंदर से निकल कर आई, जैसे कि आपका क्रोशिया, बॉस्निया, हर्जेगोविना डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस. Ethnic Serbs opposed this and a massacre of non-Serbs Bosnians followed. तो बेसिकली जो सर्ब्स थे जो इस पर्टिकुलर एरिया में रहते थे वो इसको अपोज कर रहे थे कि नहीं नहीं अलग नहीं होना चाहिए. बट इसकी वजह से फिर क्या हुआ, जो नॉन सर्ब्स बॉस्नियंस थे उनका मैसेकर हुआ. मैसेकर मतलब उनको बहुत लार्ज लेवल पे मास किलिंग कर दी गई उनकी. ठीक है, जो मतलब सर्ब्स थे वो नहीं चाहते थे कि ये कंट्री टूट के फ्रेगमेंटेशन हो, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, जो नॉन सर्ब्स थे जो डिमांड कर रहे थे कि हमें एक अलग कंट्री बनानी है, उनका मैसेकर किया गया. The NATO intervention and the bombing of the Yugoslavia followed the inter-ethnic
सिविल वॉर। अब इस लड़ाई के बीच में जो सर्ब्स और नॉन सर्ब्स के बीच में लड़ाई थी, नॉन सर्ब्स जो थे वो चाहते थे कि हम लोग अलग कंट्री बनाएं, सर्ब्स ऑन द एंड नहीं चाहते थे, तो सर्ब्स ने अल्टीमेटली क्या करा, इनको मास किलिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि ये जो पूरी कंट्रीज थी ये नेटो की मेंबर थी, नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कंट्रीज अटलांटिक ओशन से अपना बॉर्डर शेयर करती हैं उनको नेटो का मेंबर बनाया गया। तो नेटो ने आके फिर इंटरवीन किया एंड देन यूगोस्लाविया के अंदर बहुत सारी बॉम्बिंग हुई, जिसकी वजह से और ज़्यादा ये जो इंटर एथनिक सिविल वॉर था ये बढ़ गया, मतलब एथनिसिटी के बेस पे जो लड़ाइयाँ थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है,